क्यूटी का नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरे पास 5 जॉब्स है, यानी कोई ऐसे काम है, 5 अलग अलग टाइप के काम है, ठीक है, जो मुझे 5 अलग अलग लोगों को क्या करने हैं, असाइन करने हैं। ये 5x5 भी हो सकता है, 3x3, 4x4, 6x6, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन है जितनी जॉब्स हो उतने पर्सन होने चाहिए। और यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि कौन सा जॉब किस पर्सन को दिया जाए, ठीक है, ताकि अगर ये कॉस्टिंग वाला पार्ट हो तो हमें कम से कम कॉस्ट पे करनी पड़े, अगर ये प्रॉफिट वाला पार्ट हो तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। मान लो जैसे अगर ये क्रिकेट टीम की ही बात करें कि हम कौन से प्लेयर को, यानी कौन सा ऐसा प्लेयर है जो किस पोजीशन पे अच्छी बैटिंग कर सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बने। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है कि कौन सी जॉब किस पर्सन के लिए सूटेबल रहेगी, वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करके चलते हैं। मान लो यहाँ पर हमें एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है कि अगर ए ने अगर फर्स्ट काम किया तो क्या आउटपुट आएगा, सेकंड दिया तो क्या आउटपुट आया, इसको हमने कुछ वैल्यूज दी है 8, 4, 2, 6, 1, इस तरीके से, यानी ए कौन सी जॉब करेगा तो हमें क्या आउटपुट या कितना पे करना पड़ेगा। कुल मिला के हम इसकी सैलरी भी मान सकते हैं इन थाउजेंड्स, ठीक है, तो हमें इतना इतना उसको पर मंथ ऐसे पे करना पड़ेगा। अगर बी से अगर हम बोलते हैं तो बी अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ काम करेगा तो क्या कॉस्टिंग आएगी, सी की क्या कॉस्टिंग आएगी, डी की क्या होगी और ई की क्या होगी। तो कौन सा काम किस पर्सन को दिया जाए उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। तो क्वेश्चन में तो ये टेबल आपको गिवन होगी और बोलेगा कि आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपके पास होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चूज करनी है मिनिमम वैल्यू रो वाइज। रो वाइज आपको मिनिमम वैल्यू चूज करनी है एंड डिडक्ट इट फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ रो, यानी रो की हर वैल्यू से आपको क्या करना है, उसको माइनस करना है। फॉर एग्जांपल ये पहली रो है 8, 4, 2, 6, 1, इसकी मिनिमम वैल्यू चूज करो आप सबसे पहले। तो मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है, 1, इस 1 को इस रो की सारी वैल्यू में से माइनस कर दो। तो देखो अगर मैं 8 में से 1 माइनस कर दूँ तो 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 और ये 0। बस इसको एज इट इज सेकंड टेबल में आपको नोट कर लेना है। तो ये हो जाएगा 7, 3, 1, 5 और 0। सेम प्रोसेस करो सेकंड रो के लिए। अब सेकंड रो में तो जीरो वैल्यू आ रहा है तो मिनिमम जीरो ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी। सब में से जीरो माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0, 9, 5, 5, 4 ये एज इट इज आ जाएगा। थर्ड रो के अंदर मिनिमम वैल्यू 2 है, तो सब में से 2 माइनस कर दो। तो 3 में से 2 माइनस करोगे आप तो 1, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। डी की बात करूँ तो डी की मिनिमम वैल्यू 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब में से 0 माइनस करूंगा तो भी 4, 3, 1, 0, 3, जो एज इट इज 4 की डी की वैल्यूज है वो एज इट इज आ जाएगी। लास्ट की अगर अपन बात करें तो लास्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू 5 है, ई वाले में सबसे मिनिमम रो में जो है वो 5 वैल्यूज है, सब में से 5 माइनस कर देंगे। तो 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा 3, फिर 4 और देन 0, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये कहता है आपको चूज करना है मिनिमम वैल्यू कॉलम वाइज एंड डिडक्ट इट फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ कॉलम, यानी उस कॉलम की हर वैल्यू से आपको माइनस करके चलना है। ये सेकंड टेबल से बनेगी ना कि फर्स्ट टेबल से। अब ये जो सेकंड टेबल आपके सामने बनकर आई थी इसकी कॉलम वाइज लो आप। तो देखो पहले कॉलम में जीरो वैल्यू मिनिमम है, तो पहले चूज करेंगे मिनिमम जीरो, सबको जीरो, जीरो को सब में से माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यूज आ जाएंगी 7, 0, 1, 4, 4, कॉलम वाइज चलेगा ये। सेकंड कॉलम के अंदर भी जीरो वैल्यू है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। थर्ड वाली में मिनिमम वैल्यू 1 है तो सब में से 1 माइनस होगा, तो वैल्यूज आ जाएंगी 0, 1 में से जी बन जाएगा 0, 5 में से बन जाएगा 4, 7 में से बन जाएगा 6, 1 में से बन जाएगा 0 और 3 में से बन जाएगा तो 2।
फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में देखो मिनिमम वैल्यू जीरो है, इसमें भी जीरो है और फिफ्थ वाले में भी जीरो है, इसलिए मिनिमम वैल्यू को लेस करने का कोई फायदा नहीं है। तो एज इट इज यही वैल्यू एज सेम आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जब रो वाइज और कॉलम वाइज हो जाए तो आपको स्टेप नंबर 3 करना है, कट ऑल जीरोस। सारी जीरोस को आपको कट करना है, ठीक है, लेकिन कट ऐसे होना चाहिए कि एक लाइन में सबसे ज्यादा जीरो कट जाए। जैसे देखो ये 2 जीरो एक ही कॉलम में आ रहा है, ठीक है, और ये 2 जीरो भी एक ही कॉलम में आ रहे हैं, या यूं भी देख सकते हैं कि ये 2 जीरो एक कॉलम में आ रहे हैं, ठीक है, ई वाले में, और ए वाले में भी 2 कॉलम इस तरीके से आ रहे हैं। तो आप कैसे भी काट सकते हो इनको, लेकिन एक लाइन में सबसे ज़्यादा जीरो कटने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर अपन रो वाइज अगर इसको कट करें, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कट करना है, पूरी लाइन कट करनी है। तो अगर मैंने ये वाली पहली लाइन ड्रॉ की है तो देखो पहली लाइन के अंदर 2 जीरो कट हो गए स्टार्टिंग वाले, ठीक है। सेम आपको इस तरीके से ही देखो मैंने लास्ट वाली लाइन भी कट कर दी, इसमें भी 2 जीरो कट हो गए, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन में भी आपको क्या कर देना है, ये कट कर देना है। मैं इसको कट साइन लगा देता हूँ इसमें, देखो ये जैसे कट हो गई अपनी सारी की सारी लाइंस। इसके बाद अपन क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे ये वाला कॉलम, क्योंकि देखो इस कॉलम में भी 2 जीरो है, तो अपन इसको वर्टिकल भी कट कर सकते हैं। तो वर्टिकल कट करेंगे अपन, तो इसको यूं वर्टिकल अपन कट कर सकते हैं ऊपर से नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर से नीचे भी हम इसको कट कर सकते हैं। एक मिनट, तो ये अपन इस तरीके से इसको कट कर देंगे। उसके बाद बचेंगे हमारे पास ये 2 जीरो, देखो एक तो ये वाला जो इस कॉलम के अंदर है, और एक ये वाला, ये भी दोनों ही सेपरेट हैं, तो इनको अलग अलग लाइन से ही कट करना पड़ेगा। तो चाहो तो वर्टिकल, चाहो तो हॉरिजॉन्टल, जैसे चाहो वैसे लाइन से इसको कट किया जा सकता है सिंगल वालों को। तो इसको भी कट कर दिया मैंने और इसको भी कट कर दिया। अब कोई भी जीरो नहीं बचा है। पहले मैंने ऊपर वाली लाइन के दोनों काट दिए, फिर मैंने नीचे वाली लाइन के दोनों काट दिए, उसके बाद ये जो दोनों फोर्थ कॉलम में थे वो दोनों काट दिए, और फिर जो सिंगल सिंगल थे उनको वर्टिकल लाइन से, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन से भी कट कर सकते हो। बस इसके बाद अपने को जैसे स्टेप नंबर 3 पे अपन आएंगे, हमें स्टेप नंबर 4 चेक करना है। अपने को स्टेप नंबर 4 चेक करना है कि जो कट नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ कट लाइंस जो है वो क्या इक्वल है क्या नंबर ऑफ रो और कॉलम के। तो नंबर ऑफ रो और कॉलम तो 5 है हमारे पास, तो ये लाइन भी 5 है क्या, तो यस लाइन भी 5 है। 1 2 3, देखो 1 3 और 4 कॉलम तो वर्टिकल है, और ए और ई में देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो टोटल लाइन 5 कट लाइन है, ठीक है, ठीक है। एक ए में है एक ई में है, कॉलम में बात करें तो 1 3 और 4 में है। तो यस नंबर ऑफ कट लाइन भी 5 है और कॉलम भी 5 है। अगर ये वेरिफिकेशन होता है तो अपन स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे। अगर ये वेरीफाई नहीं होता है तो फिर हमें कुछ फर्दर प्रोसेस करना होगा, उसके बाद ही हम इसको क्या कर पाएंगे, अलॉट कर पाएंगे, यानी कि किसको क्या जॉब देनी है वो बाद में अलॉट कर पाएंगे। तो स्टेप नंबर 5 क्या होगा, यहाँ पर स्टेप 5 में इसलिए जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ कट लाइंस नंबर ऑफ रो और कॉलम के बराबर है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 है, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है जीरो, सेलेक्ट जीरो करना है यूनिकली, यूनिक वाइज। यूनिक वाइज का मतलब होता है कि आमने सामने जो है यूनिक होना चाहिए, आमने सामने दूसरा कोई जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले कॉलम की बात करूं तो पहले कॉलम में ये अकेला जीरो है जो बी में है, तो हमें इसको तो लेना ही पड़ेगा। सिंगल कॉलम में, पूरे कॉलम में या पूरी रो में अगर सिंगल वाला है तो उसे आपको चूज करना ही पड़ेगा। तो देखो मैंने इसको रेड कर दिया कि जो मैंने चूज किया वो मैंने रेड कर दिया। सेकंड कॉलम की बात करूं तो भी एक ही जीरो है, तो मुझे इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी मैंने रेड कर दिया। थर्ड कॉलम की बात करूं तो 2 जीरो है, ये वाला और एक ये वाला। अब दो में से कौन सा लेंगे अभी नहीं पता, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट वाले कॉलम में भी 2 है, दोनों में से कौन सा ले नहीं पता, लेकिन लास्ट वाले में भी 2 है, एक ऊपर है और एक नीचे है,
तो अपन ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाला नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे वाले के सामने ये वाला जो है E2 पे जो कॉलम है वो मैं ले चुका हूँ। तो जो जीरो ले चुके हैं उसके आमने सामने, चाहे वो रो वाइज हो चाहे वो कॉलम वाइज हो, दूसरा जीरो नहीं आना चाहिए। तो इस जीरो के सामने ये वाला जीरो कभी नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला जीरो हम लेंगे, यानी ये वाला हम रेड जो मार्क किया है वो लेके चलेंगे। अब जब ये ऊपर वाला मैंने चूज कर लिया तो इसके सामने वाला ये नहीं ले पाऊंगा, तो इसके जो नीचे वाला होगा इस कॉलम को अपन चूज करेंगे। और जब ये वाला चूज हो जाएगा तो इसके सामने वाला जो फोर्थ कॉलम में ये जीरो है इसको नहीं ले पाएंगे, तो इसके जस्ट ऊपर वाले को चूज करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 5 जीरो चूज कर लिए हैं जो बिल्कुल आमने सामने नहीं है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट इस वाले की बात करोगे तो देखो इसके सामने यहाँ पर भी जीरो नहीं है, और इसके नीचे की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी जीरो को आप चेक करो, सारे जीरो यूनिक वाइज है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जॉब असाइन कर देनी है। जॉब असाइनमेंट हो चुका है। जॉब असाइनमेंट क्या हुआ, देखो ए को अपन ने दिया है फिफ्थ जॉब, ए को हमने दिया है फिफ्थ जॉब, ये ए है, इसको हमने फिफ्थ जॉब दिया है जो जीरो मैंने सेलेक्ट किया है। बी के सामने फर्स्ट जीरो सेलेक्ट किया है, इसलिए बी को हम देंगे फर्स्ट जॉब, बी को हम देंगे फर्स्ट जॉब। ऐसे सी का अपन देखेंगे। ठीक है, तो सी के अंदर अगर अपन देखेंगे तो सी को अपन ने दिया है फोर्थ जॉब, डी को दिया है हमने थर्ड जॉब, और ई को दिया है हमने सेकंड जॉब। ठीक है, इन सब की वैल्यूज ले लेंगे। अब वैल्यूज जो लेंगे वो ओरिजिनल टेबल से लेंगे। देखो, जो अपन वैल्यूज लेके चलेंगे वो ओरिजिनल टेबल से लेके चलेंगे। तो ओरिजिनल टेबल की वैल्यूज क्या थी, ये ओरिजिनल टेबल है, तो इसकी वैल्यूज अपन इनके सामने लिखेंगे। A5, तो A5 की वैल्यू 1 है, A और 5 की जो वैल्यू है वो 1 है। B1 की वैल्यू 0 है, C4 की वैल्यू 2 है, D3 की वैल्यू 1 है, और E2 की वैल्यू है 5। अगर मैं टोटल लगाता हूँ तो टोटल आता है इन सबका 1 + 2 + 1 + 5 = 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मिनिमम कॉस्ट में हमें पांचों लोगों को 5 अलग अलग जॉब हमने असाइन कर दी है। अगर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, ये जो कट लाइंस है वो बिल्कुल रो और कॉलम के बराबर है, यानी कि 5 रो कॉलम है तो लाइन भी 5 होनी चाहिए। अगर ये मैच हो गया तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा स्टेप आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, इसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है ये वाला। इस क्वेश्चन के अंदर 3 बातें हैं। इस एक क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 कॉम्बिनेशन लिए हैं। अनबैलेंस असाइनमेंट तो ये है ही, साथ में ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, और साथ में ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि ये फर्दर प्रोसेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। 4 डिफरेंट एयरप्लेन्स आर टू बी असाइंड टू हैंडल 3 कार्गो असाइनमेंट्स। हमने 4 एयरप्लेन्स को इस तरीके से असाइन करना है कि वो 3 कार्गो असाइनमेंट्स को क्या करें, हैंडल करके चलें विथ अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। द प्रॉफिट मैट्रिक्स आर एज फॉलोज। तो मेरे पास कार्गो 3 है, 1 2 और 3। एयरप्लेन्स हमारे पास 4 है, WXYZ, और इनके प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं। तो पहली बात तो ये असाइनमेंट ही गलत है, क्योंकि असाइनमेंट में हमारे पास 3 कार्गो, अगर 4 एयरप्लेन्स तो 4 कार्गो होने चाहिए, क्योंकि 4x4 की टेबल ये होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं इसको 4x4 की टेबल बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वाले में सबसे पहले मैं इसको 4x4 की टेबल बनाऊंगा। 3 ही कॉलम है तो एक कॉलम और एक्स्ट्रा लेके चलेंगे हम। तो मैंने एक कॉलम और एक्स्ट्रा बना दिया इसका, जिसको हम बोलेंगे डमी। ठीक है, और डमी की जो प्रॉफिट होगी वो हमेशा 0 होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइज क्वेश्चन टू मिनिमाइज में, टू मिनिमाइज क्वेश्चन में।
अच्छा, मैक्सिमाइज को मिनिमाइज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसा हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा था। सबसे पहले हम चूज करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम टेबल, यानी पूरे टेबल की सबसे बड़ी वैल्यू, है ना, और उसमें से माइनस कर देंगे ईच वैल्यू, और हर वैल्यू को उसमें से माइनस कर देंगे। तो पूरी टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू आई थिंक 12 है। 12 जो है वो पूरी टेबल का सबसे बड़ी वैल्यू है 12। इस 12 में से सबको माइनस कर दो, तो 12 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 4, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 10 जाएगा तो 2, और 12 में से 12 जाएगा तो 0। इसी तरीके से अगले वाले कॉलम में 12 में से 11 जाएगा तो 1, 10 जाएगा तो 2, 10 में 2 और 8 जाएगा तो 4। नेक्स्ट वाले में 12 में से 12 जाएगा तो 0, 10 जाएगा तो 2, 10 2 और 9 जाएगा तो 3। तो हमने पहले मैक्सिमाइज के क्वेश्चन को मिनिमाइज में कन्वर्ट किया है। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 2, जो उसका स्टेप नंबर 1 था वो अब इसका स्टेप नंबर 2 होगा। डमी कहाँ लेना है, जहाँ पे रो और कॉलम हमारे, ठीक है, जहाँ पे रो कम होगा तो रो में ले लेना, कॉलम कम हो तो कॉलम में ले लेना, पर वैल्यूज हमेशा 0 रहेगी। अब सबसे पहले चूज करो मिनिमम वैल्यू रो वाइज एंड डिडक्ट इट फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ रो। तो रो वाइज देखो मिनिमम वैल्यू, तो अगर आप देखोगे तो हर रो में 0 वैल्यू है, हर रो में 0, क्यों, डमी की वजह से हर रो में 0 वैल्यू है। तो हमें इसको एज इट इज ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज ले लेंगे। नेक्स्ट टेबल में जो इसको लेंगे हम वो एज इट इज ले लेंगे, ये डमी वाली हमने ले ली यहाँ पे। तो नेक्स्ट टेबल जो होगी वो बिल्कुल एज इट इज बन जाएगी, क्योंकि हर रो में 0 है तो सब में से 0 माइनस करूंगा हर रो में से, तो सेम वैल्यू आएगी। फिर स्टेप नंबर 3, चूज मिनिमम वैल्यू कॉलम वाइज एंड डिडक्ट इट फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ कॉलम। अब देखो क्या सारे कॉलम में 0 है क्या, पहले में तो है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है, पर दूसरे कॉलम में 0 नहीं है। तो फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैंने एज इट इज ये टेबल मैं ये लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले कॉलम में 0 वैल्यूज है, सब में से 0 माइनस करूंगा तो सेम वैल्यूज आएंगी। दूसरे वाले में मिनिमम वैल्यू 1 है, तो सब में से 1 माइनस कर दो, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। तीसरे वाले में 0 है तो सेम वैल्यूज आएगी, फोर्थ में डमी 0 है तो 0 है। देन उसके बाद स्टेप नंबर 4, नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें अपन करते हैं कट ऑल 0। 0 सारे कट करेंगे, लेकिन एक लाइन में सबसे ज्यादा 0 कट जाने चाहिए। तो एक लाइन में सबसे ज्यादा 0 कटेंगे, तो देखो डमी वाले 4 0 एक साथ कट सकते हैं, तो पहले जो सबसे ज्यादा वाले हो वो काटना, तो डमी वाले लाइन से अपने सारे 0 काट दिए, ठीक है। उसके बाद कौन से 0 हैं, देखो फर्स्ट लाइन में 2 0 एक साथ आए, तो फर्स्ट लाइन के 2 0 एक साथ काट दो। तो ये फर्स्ट लाइन वाले दोनों 0 अपने, लाइन हमेशा पूरी कटेगी स्टार्टिंग टू एंड, ये इस तरीके से। तो फर्स्ट वाले दोनों 0 भी हमने काट दिए। अब बचा तीसरी वाली लाइन में, तो तीसरी वाली लाइन चाहो तो हॉरिजॉन्टल भी काट सकते हो, चाहो तो वर्टिकल भी काट सकते हो, ठीक है। हम इसको हॉरिजॉन्टल काट देते हैं, ये 0 भी हमने काट दिया, ठीक है। तो लाइन हमने को पूरी ड्रॉ करनी है। इसके बाद चेक करो स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 चेक करो कि क्या हमारी जो लाइन ऑफ जो कट लाइंस हैं वो क्या हमारे कॉलम्स के बराबर हैं। तो नंबर ऑफ कट लाइंस जो हैं वो केवल 3 है। देखो 3 लाइन से सारे 0 कट चुके हैं, जबकि कॉलम और रो हमारे पास 4 है। तो नंबर ऑफ कट लाइन जो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है टू नंबर ऑफ कॉलम और रो।
ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते, हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। फर्दर प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है, आपको चूज करना है मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अनकट वैल्यूज। अनकट वैल्यू से सबसे मिनिमम वैल्यू आपको चूज करनी है। तो अनकट तो देखो ये 3 2 है, 1 1 है और 2 2 है, बस अनकट तो केवल यही है। तो इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू है 1, तो सबसे पहले 1 को चूज करो। तो 1, अब इस 1 का करना क्या है, ठीक है, 1 को माइनस करेंगे फ्रॉम सिंगल फ्रॉम अनकट वैल्यूज। अनकट वैल्यूज में से तो अपन 1 को तो माइनस करेंगे। नो चेंज ऑन सिंगल लाइन, ये जो सिंगल लाइन जा रही है ना, जैसे अब देखो 4 के ऊपर सिंगल लाइन है, 0 पे सिंगल लाइन है, 0 पे सिंगल लाइन है, नीचे 0 3 3 पे सिंगल लाइन है और इन डबल 0 पे सिंगल लाइन है। तो जहां जहां पर सिंगल लाइन है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी और 1 प्लस होगा ऑन क्रॉस लाइन, जहां पर लाइन क्रॉस हो रही है। तो दो जगह लाइन क्रॉस हो रही है, देखो डमी में ऊपर ही ऊपर और डमी में नीचे नीचे, इन दो जगह लाइन क्रॉस होगी, वहां पर 1 को प्लस करना है। अब आपको ये वाली सेम टेबल दोबारा बनानी है। देखो तो सबसे पहले ये अपन ने सेम टेबल बना ली। अब इस सेम टेबल में जो वैल्यूज आनी चाहिए वो देखो क्या है। सिंगल लाइन 4 है, नो चेंज। सिंगल लाइन में 0 है, नो चेंज। सिंगल लाइन में 0 है, नो चेंज। अगली डमी के अंदर क्रॉस है, तो क्रॉस में 1 को प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। एक्स वाली रो में देखेंगे तो देखो अनकट वैल्यू है 3, उसमें से 1 माइनस होगा। अगली वैल्यू में से 1 में से बन जाएगा तो 0, अगली वैल्यू में से 2 में से बन जाएगा तो 1, और यहाँ पर सिंगल लाइन है तो 0 का 0 ही रहेगा। सिंगल लाइन पे नो चेंज। वाई में बात करेंगे तो वाई में पहले 2 था तो 1 माइनस होगा 1, 1 में से 1 माइनस होगा 0, 2 में से 1 माइनस होगा 1 और 0 का 0 रहेगा। लास्ट वाली लाइन जो है वो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का मतलब नो चेंज, 0 का 0, 3 का 3, 3 का 3 और लास्ट वाला जो है वो क्रॉस है। क्रॉस पे आपको 1 प्लस करना है तो ये 1। तो इस तरीके से आपकी ये दोबारा टेबल आई है। अब यहाँ पर आपको वापस से स्टेप नंबर जो 4 है आपका वो वापस से आपको रिपीट करना है। स्टेप 4 आपको क्या करना है, रिपीट करना है। यानी रिपीट का मतलब क्या था, स्टेप 4 कट ऑल जीरोस, जितने भी जीरोस हैं उनको आपको कट करना है, लेकिन एक लाइन में सबसे ज्यादा। तो इस बार आपने क्या किया, देखो इस लाइन में तीन जीरो एक साथ दिख रहे हैं अपन, तो पहले 3 जीरो काटो, सबसे ज्यादा एक बार में कट जाने चाहिए। तो इसको काट दिया, फिर इन दोनों को भी काट सकते हैं अपन, ठीक है। तो हमने इन जीरोस को भी काट दिया। उसके बाद सिंगल जीरो बच गया ये वाला और सिंगल जीरो बच गया ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को भी काटेंगे तो अलग अलग लाइन से ही काटेंगे, तो हम इसको भी अलग अलग लाइन से काट देते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, व्हाटएवर कैसे भी लाइन से आप काट सकते हो। तो देखो नीचे वाले को अपन काट देते हैं, ये नीचे वाले जीरो को अपन ने काट दिया और इसके नीचे वाले जीरो को भी हमने हॉरिजॉन्टल से काट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने काट दिए सारे जीरो। क्या अब हमारा क्लैरिफिकेशन हो रहा है? वापस से स्टेप नंबर 5, ठीक है। क्या नंबर ऑफ कट लाइंस जो है क्या वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम और रो के? तो यस, इस बार इक्वल है क्योंकि 4 कॉलम 4 रो है तो कट लाइन भी 4 है। तो जैसे ही ये होगा तो अपन नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे 6 पे, जिसको हम बोलते हैं अलॉट जीरो यूनिक वाइज, यानी आमने सामने जीरो नहीं होने चाहिए। तो पहले वाले कॉलम में अगर मैं देखूंगा तो पहले वाले कॉलम में केवल एक ही जीरो है नीचे नीचे, तो उसको तो लेना ही लेना है, एक है तो लेना ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो इसको तो चूज करो ही, तो इसको मैंने रेड कर दिया। आप बॉक्स भी बना सकते हो इसके चारों तरफ। सेकंड वाले में तो 3 जीरो है तो अभी कंफ्यूजन है, छोड़ दो। थर्ड वाले कॉलम में एक ही जीरो है, ऊपर ही ऊपर वाला, तो ये लेना पड़ेगा, ऊपर ही ऊपर वाला जीरो। लास्ट वाले में देखो 2 जीरो बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन दो में से कोई एक लूंगा तो इन दो में से भी कोई एक ही लेना पड़ेगा, पर वो आमने सामने नहीं होना चाहिए। तो अब आपकी चॉइस बनती है, आप चाहो तो इसका ऊपर वाला ले लो ये वाला, और चाहो तो इसका नीचे वाला ले लो। तो देखो कोई भी आमने सामने नहीं है,
और हम चाहें तो x का ये ऊपर वाला ले सकते हैं और y का नीचे वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी यूनिक है। तो दोनों में से कोई भी आप लोगे तो यहाँ पर आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर आपको पोजीशन ले लेनी है कि भाई एयरप्लेन्स कौन से हैं, इनके लिए कार्गो कौन सा है और इनकी प्रॉफिट क्या है। अच्छा, प्रॉफिट जो लेंगे वो ओरिजिनल टेबल से लेंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू को कार्गो दिया गया, देखो थर्ड नंबर वाला, डब्ल्यू को थर्ड नंबर वाला, ठीक है। एक्स को दिया गया लास्ट वाला डमी, एक्स को दिया गया डमी। वाई को दिया गया, सॉरी एक्स को डमी नहीं है, एक्स को सेकंड, एक्स को सेकंड नंबर दिया गया, वाई को डमी दिया गया और जेड को दिया गया 1। अब इनका प्रॉफिट लेंगे ओरिजिनल टेबल से, ठीक है। ये इनकी ओरिजिनल टेबल है। तो ओरिजिनल टेबल अपनी प्रॉफिट वाली थी, ठीक है। तो प्रॉफिट अपने को लेके चलना है। तो W3, तो W3 की वैल्यू है, W में 3 की वैल्यू है 12, X2 की जो वैल्यू है वो है 10, डमी की वैल्यू तो 0 ही रहेगी और Z1 की जो वैल्यू है वो 12। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमें होगा, टोटल प्रॉफिट वो होके चलेगा 34, ठीक है। इन थाउजेंड्स में है तो 34,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से असाइनमेंट है। कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे आपको बता दिए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन मैक्सिमाइज का हो सकता है, इसको मिनिमाइज में कन्वर्ट करो, ठीक है। दूसरा, ये क्वेश्चन अपना अनबैलेंस हो सकता है, तो डमी लेके इसको इक्वल करो चाहे रो या कॉलम में। तीसरा, अगर नंबर ऑफ कट लाइंस जैसे बराबर ना हो, जैसे यहाँ पर आया था कॉलम और रो 4 हैं पर लाइन 3 ही है, तो फर्दर प्रोसेस। उसके बाद हमें जो सॉल्व करना है, अगर जब तक सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ये दूसरे स्टेप में भी कट लाइन बराबर नहीं आता तो सेम फर्दर प्रोसेस वापस रिपीट करते हैं लेटेस्ट टेबल के अंदर, देन वापस से न्यू टेबल बनती और देन उसके बाद वापस से हम अलॉटमेंट करके चलते हैं। तो ये पूरा टॉपिक होगा असाइनमेंट का।